हमारा दो ही एम रहता है, एक तो परफॉर्मेंस बढ़ाना है हमें, इन्हांस परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमल लेवल का रिकवरी। अगर हम इन दो चीज़ों को देखें तो वेजिटेरियन डाइट किसी से कम नहीं। अगर मैं बात करूं आपको कि सपोज आपको प्रोटीन लेना है कि घर में जैसे बथुए की साग हो गया, पालक हो गई, दाल है, काले चने हैं, चिकपीसेस हैं, ये सब चीज़ों में मैक्सिमम प्रोटीन होता है। बहुत सारे जर्नल्स में जबकि प्रूव्ड है, 1983 में अगर एनालॉग जर्नल को देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ था कि वेजिटेरियंस को सबसे ज़्यादा दो चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। क्या? एक तो उनके जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है एंड दूसरा उनके परफॉर्मेंस बढ़ाना, जो एनहांस परफॉर्मेंस, इन दोनों चीज़ों में ये दो पैरामीटर बहुत बढ़ाते हैं वेजिटेरियंस को। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान या एथलीट की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। आप और हम आजकल क्या खा रहे हैं वो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब बात आती है स्पोर्ट्स की या किसी एथलीट की तो वो और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए आज जानते हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अराउंड जितने भी कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शन हैं उनके बारे में, और हम उन्हें मिसकंसेप्शन और मिथ्स को कैसे दूर कर सकते हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर शिल्पी रॉय अग्रवाल हैं, जो कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं और गट हेल्थ कंसल्टेंट भी हैं। तो आइए जानते हैं इन मिथ्स और मिसकंसेप्शन के बारे में डॉक्टर शिल्पी के साथ। हाय शिल्पी मैम, मैम अपने बारे में कुछ बताएं। ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की जो जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुई, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आपका बैकग्राउंड था नहीं था, हाउ यू केम इनटू दिस इंडस्ट्री? श्योर। एट फर्स्ट मैंने शुरू किया था अपनी जर्नी एज ए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मैक्स साकेत में। वहाँ पे मुझे एक और ऑप्शन आ गया था बेरियाट्रिक सर्जरी रिलेटेड, जो वेट लॉस सर्जरी है। वहाँ पे मुझे प्री एंड पोस्ट पेशेंट को फॉलोअप करना होता है डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से। फिर वो काफ़ी कॉस्टली सर्जरी थी। वहाँ पे ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स आ जाते थे जो मैम हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम चाहते हैं कि कुछ थोड़ा बजट में हम अपना वेट लॉस, अपना जो टारगेट गोल है उसको अचीव कर पाए। देन क्लिक किया मुझे 3-4 साल बाद कि मैं स्विच क्यों ना कर लूँ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में। उस टाइम 2-3 फिल्म का ऑफ़र आया था, जो मतलब इमरान हाशमी वगैरह वो लोग अपने पुट ऑन एंड उसको कम करवाना था, तो उनके साथ भी मैं काम कर रही थी। फिर वहाँ से मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का जर्नी शुरू किया। फर्स्टली ISSA से शुरू किया मैंने, इंडियन वहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, एंड आफ्टर दैट फिर मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में धीरे धीरे अपना काम करती गई। क्लिनिकल छोड़ा नहीं, क्लिनिकल भी था, बट उसके साथ मेरा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में ज़्यादा इंटरेस्ट आता गया। फिर उसके बाद मैं कई सारे एकेडमी के साथ जुड़ी। एक बॉडी पावर प्लैटिनम जिम जो निक ऑटन की है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी, उनके साथ काम करा। उनके ज़्यादातर फॉरेन क्लाइंट्स थे, तो उसके लिए मुझे पूरा डिफरेंट तरीके के उनके प्लान डिज़ाइन करना था, प्री पोस्ट हाइड्रेशन एंड ऑल सब कुछ। सो एंड देन उसके बाद जब मुझे इसमें खुशी मिलने लगी, फिर मिस्टर वली जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट एकेडमी के बोर्ड मेंबर है, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था, क्योंकि उनकी बेरियाट्रिक सर्जरी मेरी साथ हुई थी, मेरी उसमें हुई थी। फिर मैंने अफ़गानिस्तान क्रिकेट एकेडमी में भी 6 साल काम किया। आफ्टर दैट फिर मैंने धोनी एकेडमी ज्वाइन की एंड आई एम हैप्पी। वहाँ पे मैं जाती हूँ, बच्चों के साथ अपने जो एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करती हूँ। रूरल इलाके में मैं ज़्यादा जाती हूँ, क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हटके है कि हम दाल रोटी क्यों खाएं, हम दाल रोटी में अगर हमें मिल रहा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो हम और चीज़ क्यों खाएं। तो वो चीज़ थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अवॉइड करना, बच्चों को भी समझाना, उस चीज़ में मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ये मेरी जर्नी थी एंड हैप्पी विद स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। सो मैम, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर एक नॉर्मल बच्चा जो अपने 10th के बाद 11th-12th में है, तो उसे राइट फ्रॉम अ लेमन, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए टू बिकम अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट? सी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में यही फ़र्क है कि डाइटिशियन आपको क्लिनिकली डाइट को रेगुलेट करेंगे, बट एक न्यूट्रिशनिस्ट आपकी लाइफस्टाइल, आपके इनर एंड आउटर पैरामीटर्स
एंड आपके डाइट टोटली आपको फॉलो करके उस कस्टमाइज करके आपके डाइट प्लान बनाएंगे। तो जो 12th से पास आउट होते हैं, मेरे यही है कि डायटेटिक्स एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एक कोर्स आता है बीएससी का, जो करना चाहिए। आफ्टर दैट उन्हें कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ेगा। आई थिंक आईएसएसए सबसे बेस्ट है, एंड देन उसके बाद सारे सर्टिफिकेशन। कोई भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बनने से पहले सबसे पहला जो स्टेप है वो है गट हेल्थ। अगर आपके गट सही नहीं होगा और आप उसको कितना भी प्रोटीन दो, कार्बोहाइड्रेट दो या रॉ वे प्रोटीन दो, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा। अब अभी बाज़ार में मैंने देखा है हाइड्रोलाइज्ड, आइसोलेटेड सब कुछ आ रहा है। तो प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन अगर हम ले ही रहे हैं तो हमारा गट वैसे ही ख़राब हो रहा है। सो दैट इज़ द प्रोसेस कि जब आप एक बात वही ग्रेजुएशन के बाद आप एक करके सर्टिफिकेशन कोर्स करेंगे एंड आप इंटर्नशिप करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके। किसी पर्टिकुलर जो प्लेयर है ऑर्गेनाइजेशन में, आप चाहे फुटबॉलर हो चाहे क्रिकेटर हो, उनको आप लीजिए, उनकी केस स्टडी बनाइए, उनके ऊपर आप काम कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मैंने लास्ट करण शर्मा पे करा था। ही इज़ टोटली वेजिटेरियन, सो आप उसे वेगन भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रोटीन मतलब पनीर वो ले ही लेता है। बस इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। आपने अभी गट हेल्थ के बारे में बात करी, तो आप थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताएं कि हाउ गट हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, और गट हेल्थ होती क्या है, जिसे नहीं पता गट हेल्थ के बारे में या गट के बारे में, आप थोड़ा सा उसके बारे में व्यूअर्स को बताना चाहिए। श्योर। सो मुंह से लेके एक्सट्रैक्ट तक जो भी हम खा रहे हैं, ये जो पूरा पाइपलाइन है, ये हमारे गट को सपोर्ट करता है। हम कुछ भी खाएं, चाहे हम 10,000 का प्रोटीन लें या चाहे हम सिर्फ दाल रोटी खाएं, मैटर करता है उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो। तो जब हमारा गट सही नहीं होगा, गट कैसे हो सकता है कि आपके जो एल्कलाइज़र है बॉडी में, टॉक्सिसिटी है, उसको आपको निकालना है, आपको रिफ्लैशेस करने हैं सब कुछ बॉडी से। ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। 8 to 9 आवर्स का स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक मॉडरेट लाइफस्टाइल, उसके साथ आपका डाइट हैबिट। सपोज़ आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि अगर आप खाना खा रहे हैं उसके 25 मिनट पहले आप 5 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए, एंड देन एप्पल साइडर विनेगर या किसी में 1 ग्लास पानी में ले लीजिए। जिनके गट में प्रॉब्लम है, जिनको ब्लोटिंग होती है, जिनको एसिडिटी होती है, अगर वो ले लेते हैं उसके बाद खाना खाएं 20 मिनट्स बाद, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। घर का नुस्खा है, अगर एप्पल साइडर विनेगर वो नहीं कर पा रहे हैं एफर्ट, तो वो नींबू पानी ले लेते हैं प्लेन। तो वो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है, क्योंकि बॉडी में कई सारे एंजाइम्स होते हैं, वो कोफैक्टर्स हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे अपने बॉडी को। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। शिल्पी मैम, इंडियन एथलीट्स जो हैं उनके लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान हम कैसे टेलर कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है स्पोर्ट्स की हम इंक्रीज़ कर सकें, क्योंकि आई एम श्योर डाइट एक मेजर रोल है किसी भी एथलीट के डेवलपमेंट के लिए। तो एक जेनरिक हमारी इंडिया की बहुत सारी डेमोग्राफीज़ हैं, वहाँ पे क्यूजीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं, लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। तो एक टेलर्ड उनके लिए हम कैसे एक प्लान कर सकते हैं जो कि एक गांव का बच्चा भी अफोर्ड कर ले और एक मेजर मेट्रो सिटी का भी एथलीट, वो दोनों उस डाइट प्लान को अफोर्ड कर सकें और अपनी डाइट में ला सकें। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे तो हमारे इंडियन एथलीट्स में या कोई भी स्पोर्ट्स में 3 सेगमेंट होता है। एक होता है इंटरमीडिएट, जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल ये सब आता है। एक होता है आपका स्ट्रेंथ एंड पावर, जिसमें क्रॉसफिट, वेट लिफ्टिंग ये सब आता है। एक होता है मैराथनर, जो एंड्योरेंस वाला हो। तो वो पहला तो डिपेंड करता है कि एथलीट आपका किस तरीके का एनर्जी एक्सपेंडिचर कर, उसका टीडी क्या क्या है, टोटल डेली एक्सपेंडिचर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो उसके बाद हमें मैटर जो करता है वो एरोबिक है, वो जो एनर्जी सिस्टम वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे पावर का हम बात करें, पावर एंड स्ट्रेंथ का, उसमें एरोबिक सिस्टम यूज़ होता है, बाकी में एनारोबिक हो रहा है। सो हमें बस एक ही चीज़ में फोकस करना है कि जो हमारी एथलीट है वो किस तरीके की एथलीट है, इंड्योरेंस है, इंटरमीडिएट है। सपोज़ हम अगर क्रिकेटर की बात करें तो एज़ पर ISNN
इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी जो है उनके हिसाब से हम पर बॉडी वेट के हिसाब से 1.4 ग्राम पर प्रोटीन ले सकते हैं। एंड बेस तो देखिए कहीं भी होता है अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो कि मुझे पता है सब जन यही कहते हैं कि कार्ब्स छोड़ना है, कार्ब्स छोड़ना है, कार्ब्स छोड़ना है। अगर आप कार्ब्स छोड़ देंगे तो आप ज़्यादा दिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कार्ब्स और फैट ये दोनों चीज़ जो होती है वो हमारी एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं, और प्रोटीन जो होता है वो है हमारी रिकवरी के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए एंड इंजरीज प्रोटेक्ट करने के लिए। सो कुछ नहीं, आप होल ग्रेन ब्रेड्स लीजिए, पास्ता लीजिए, घर का वो गेहूँ वेहूँ मिला के, बाजरा मिला के, आटा दाल ये सब लीजिए, घर की सब्जी फ्रूट्स बहुत सारे जिसमें से हमें मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन बहुत मतलब अच्छे क्वांटिटी में मिल जाएगा। प्रोटीन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोटीन अगर आपको लेना भी है तो कुछ पैरामीटर्स देख के लीजिए, कोई भी प्रोटीन ले लेंगे वो आपके बॉडी के एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो प्रोटीन एफर्ट कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेंटिल्स है, सीरियल्स है, मशरूम है जो घर में ही मिल जाते हैं सब कुछ, वे वाटर है जो पनीर निकाल के पानी होता है। तो प्रोटीन क्योंकि रिकवरी के लिए ज़रूरत है। एंड मेन जो मुझे लगता है, जो मैं बिलीव करती हूँ वो है फैट। उसमें भी सब कहते हैं गुड फैट बैड फैट, मेरी नज़र में कोई भी बैड फैट नहीं है सर। अगर देसी घी को लेती हूँ मैं, गुड फैट है, लेकिन अगर आप सैचुरेटेड फैट अपने बॉडी में सही पोर्शन में और सही ड्यूरेशन में लेंगे तो वो भी आपको फ़ायदा देके जाएगा। मैम, जैसे आपने अभी सैचुरेटेड फैट और बाकी चीज़ों के बारे में, प्रोटीन के बारे में बात करी, कार्ब्स के बारे में बात करी, जो एक गांव में बच्चा बैठा है उसे इतनी सब चीज़ों की ना नॉलेज नहीं है कि यार कितना प्रोटीन इंटेक किस चीज़ से मिलता है। जैसे आपने अभी कुछ बताया 1.44 ग्राम्स या 1.4 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब पर बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए, तो उनके पास ना इतनी फैसिलिटीज़ हैं ना इतने पैरामीटर्स हैं नापने के लिए। तो आपके हिसाब से उस बच्चे को अपना नॉर्मल जो घर का खाना है, जो आपने बताया कि आजकल बहुत लोग फैट में भी ये कहते हैं कि गुड फैट बैड फैट है, तो आपके हिसाब से नॉर्मल घर का जो खाना होता है वो खाएं? परफेक्ट है। मेरे हिसाब से दही, घर का बना हुआ, छाछ, बाजरे का रोटी या गेहूं का रोटी कोई भी हो, चावल को मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। रोटी से भी अच्छा है राइस, और वो भी मोटे दाने वाला। एंड दाल खाइए, लेंटिल भर के लीजिए, जो हर गांव के बच्चे को पसंद भी है। पनीर एफर्ट कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते तो वो काले चने हो गया, आपके वो चने हो गए, चिक पीसेस हो गए, ये सब चीज़ें ये बहुत अच्छी तरह से लीजिए। फैट में अगर वो डेफिनेट बात है कि आलमंड या वॉलनट वगैरह अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, देसी घी तो कर सकते हैं, जो दूध आ रहा है वहाँ से लीजिए आप रोज़ 1 चम्मच रोटी में लगा के, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। वो आपको स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि वो ही एनर्जी का एकमात्र सोर्स है। मैम, इंडियन क्लाइमेट कंटेक्स्ट में अगर देखी जाए तो हाइड्रेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? अब जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं इंडिया में, तो इट्स वेरी हॉट दीज डेज, और हमारे नॉर्थ इंडिया में अमूमन अब देखा जा रहा है जो पिछले 4-5 साल से हैं, 7 से 8 महीने बहुत एक्सट्रीम हॉट रहता है, 2 महीने थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, और 2 महीने हम एक्सट्रीम कोल्ड भी देखते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब अगर आप थोड़ा सा वेस्ट में जा रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं तो वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस दूसरी हैं। हाइड्रेशन पूरे एज एन इंडियन कंटेक्स्ट में कितना इम्पोर्टेंट है एथलीट के डेवलपमेंट में, और आप क्या सजेस्ट करती हैं एथलीट्स को कि हाइड्रेशन लेवल उसके ऑप्टिमम रहें नॉर्थ इंडिया में भी, या वो कभी मैच खेलने कहीं और जा रहा है उस कंडीशन में? सर ये मेजर पॉइंट है, क्योंकि बिना बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो गया तो उनका 60% एनर्जी वहाँ से निकल गया, एंड उसके अलावा भी हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं कई सारे। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के एथलीट्स आज जो मेहनत कर रहे हैं, कल वो गल्फ कंट्री में जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, सारे वेदर कंडीशन को उन्हें फेस करना पड़ रहा है। तो मैं इनिशियली गल्फ मतलब दुबई में काम कर रही हूँ, वहाँ का वेदर आपको पता है कैसा है, बट वहाँ क्या है ना, चीज़ें थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। अगर वहाँ पे जो एथलीट है उनको सिखा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं,
उनके साथ कोच रहता है, न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए होता है, सब कुछ। सो हमारे यहाँ पे अभी वो फैसिलिटी नहीं आ पा रही है। डेफिनेटली फंड राइजिंग का है या जो भी है इशू, वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें सिर्फ वाटर नहीं, फ्लूइड इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फ्लूइड में मैं हमेशा कहती हूँ कि जूसेस, नेचुरल जूसेस और वेव वाटर, आपके सूप, नींबू पानी, एवरीथिंग यू कैन हैव। अब क्वेश्चन आता है कि आप कितना लेंगे। तो आरडीए के मुताबिक एक फिक्स अमाउंट था कि 8 to 8 आउंसेस मीन 64 आउंसेस के आसपास, 1.84 लीटर के आसपास आ रहा है। तो आप 2 लीटर पानी लो, आपका बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट इन अ डे। आरडीए ये है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो आईडीए रिकमेंड करते हैं। लेकिन जब आ जाता है एथलीट के बाद, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एथलीट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एथलीट को एक कभी वो लड़का है, कभी वो उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, कभी वो पापा है, अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर चीज़ मैटर करता है। तो उसके बाद हमारा जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में नया जो अभी आया है, 1-2 साल में ही ये आए हैं रूल्स, पर बॉडी वेट के हिसाब से 1 लीटर वाटर इंटेक करना पड़ेगा, मतलब फ्लूइड इंटेक। सो अगर सपोज आपका बॉडी 80 kg है बॉडी वेट, तो आप उसमें से आप समझ रहे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मतलब 20 kg का 1 लीटर, तो 4 लीटर। या अब हम सोचेंगे कि हम इसको किस तरह से 4 लीटर किस तरह कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो वर्कआउट के एटलीस्ट 80 to 90 मिनट्स पीरियड हम पहले ही जो पानी है 200 ml मीन्स 60 आउंस के आसपास, वो हमें लेना पड़ेगा। चाहे हम उसमें कुछ प्री वर्कआउट, मैं प्री वर्कआउट के उस पर कभी नहीं होती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप पानी ले रहे हैं पानी के साथ प्लेन ग्लूकोज ले लीजिए, और कुछ ना हो तो जो ग्लूकॉन डी मिलता है बाज़ार में वो ले लीजिए, क्योंकि आपके बॉडी में रिप्लेटेशन तो होगा ही। एक चीज़ ग्लूकॉन डी से मुझे ध्यान आई, आजकल मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो वाटर बोलते हैं, क्लेम करते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, क्या पता कंट्रोवर्सी हो जाए, बहुत अच्छे और बहुत फास्ट ग्रोइंग ब्रांड हैं जो अपने ना पिल्स देते हैं, और वो पिल्स पानी में जाके घुल जाती हैं, और दे क्लेम इट कि यार ये आपको हाइड्रेटेड रखेगी, और आप एक पिल लीजिए और ये आपको पूरे मैच में आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगी। तो थोड़ा सा आपको उस पर टेक क्या है? मतलब मेरी जो समझ है वो शायद केमिकल ही हैं, और वो कुछ केमिकल इंड्यूस्ड पिल्स हैं जो ग्लूकॉन डी की तरह काम कर रही हैं, एंड दे आर सेइंग कि आप ग्लूकोज को रिप्लेस कर दीजिए या कुछ भी। मेरा जब मैं खेलता था अपने समय पे, तो हमारे कोचेज़ हमें ये बोलते थे कि यार आप नींबू निचोड़ के पानी में चीनी के साथ पी लो, अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है। अगर हमारे गर्मी में मैच हुआ करते थे तब एक ही चीज़ होती थी सप्लीमेंट के तौर पे, ग्लूकॉन डी, और ग्लूकोज भी मिल जाता था, तो हमें ऐसा लगता था कि हमें कोई सप्लीमेंट मिला है, और कुछ हमें हमारी टीम को किसी ने कुछ एक एडिटिव चीज़ दी है जिससे हमें एनर्जी आ जाएगी माइंड में भी। तो क्या ये पिल्स, वो जो पिल्स आती हैं या पाउडर्ड फॉर्म में आती हैं, वो लेना ज़रूरी है? क्या उसे लिए बिना हम खेल नहीं सकते? क्या वो बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट डालती हैं या नहीं डालती? आपका टेक क्या है उस पर? टोटली मिथ। अगर वो पिल्स लेके मैं पूरे दिन का अपना जो बॉडी के नीड है उसको कवर कर लूँ, तो फिर तो वो एक मिरेकल हो गया। उसमें सिर्फ एडिटिव्स, कलर्स, शुगर, सबसे पहले शुगर जो वो उसमें डालते नहीं है, ज़ीरो शुगर डालते हैं, एंड ऑल्सो वो जो फिज बनता है वो हमारे लिए नुकसान कर सकता है, कभी भी ब्लॉकेज आ सकते हैं हार्ट में। प्लेन पानी लीजिए, वो नींबू पानी चीनी के साथ, या फिर ग्लूकॉन डी लेना है। ड्यूरिंग वर्कआउट आप 250 ml लीजिए, क्योंकि ये बॉडी को आपको धीरे धीरे हाइड्रेट रखेगा। एंड आफ्टर वर्कआउट जब आप प्रोटीन शेक लेंगे, मील लेंगे, तो उसके साथ भी आपको कोई ना कोई लेना पड़ेगा। मील के साथ आपने छाछ ले लिया या कुछ भी लस्सी ले ली, सो वो आप 500 ml लीजिए, आपका 1 लीटर का कंजम्पशन ख़त्म हो गया। ये आपका प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग वर्कआउट रहा। अब पूरे दिन में जो आपका 3 लीटर बाकी रह गया, वो आप कभी चाय, ब्लैक टी ले लिया, ब्लैक कॉफ़ी हो गया, लेमन वाटर हो गया, ये सब की तरह लेना है।
मेरे ख्याल से। एंड आप बोल सकते हैं कि जो रूरल इलाके एरिया के बच्चे हैं वो उन्हें कैसे लगेगा कि वो अभी इस टाइम डिहाइड्रेट है या हाइड्रेशन उनका प्रॉपर है। सो एक क्लिनिकल एस्पेक्ट्स है जो हम देखते हैं, वो कलर डार्क हो जाता है यूरिन का। मे बी आयरन ले रहे हैं, मे बी मल्टीविटामिन ले रहे हैं, उससे भी हो सकता है, लेकिन उसका पीला होता है। अगर बॉडी डिहाइड्रेट है तो वो थोड़ा डार्क कलर दिखाएगा यूरिन। सो दिस इज तो ये एक मतलब पैरामीटर है कि आप कि मेरी बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ जा रही है। वो हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि भाई पानी पियो, ये चीज़ें हो जाती हैं। मैम, इंडियन एथलीट्स की डाइट में सप्लीमेंटेशन का क्या रोल है और इसके अराउंड क्या क्या मिसकंसेप्शन है? कि एक मिसकंसेप्शन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं फलानी कंपनी का प्रोटीन लूँगा तो मेरी बॉडी जल्दी बनेगी, मैं बहुत लेमन में बात कर रहा हूँ, या मैं फलानी पिल ले लूँगा तो मुझे मेरी गेम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, या मैं एक फलानी कंपनी की एनर्जी ड्रिंक पी लूँगा तो मैं हवा में उड़ने लगूँगा मैच के समय पे। तो ये मिसकंसेप्शन जो हैं सप्लीमेंट को लेते हुए, कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स भी होते थे हमारे और कुछ आजकल केमिकली इंड्यूस सप्लीमेंट्स आ गए, तो आपका उस पर क्या टेक है? सप्लीमेंट्स कौन से लेने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए और कब लेने चाहिए? ये बहुत एक ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि सप्लीमेंट्स को लेके, स्पेशली प्रोटीन को लेके मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत सारे मिथ हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि सवाल में ही आंसर है, क्योंकि सप्लीमेंटेशन आप सबसे पहले अपने डाइट को प्रॉपर लेंगे एंड देन फिर आप अपने सप्लीमेंट में लेंगे। मैं अगर यहाँ पे बोलना चाहूँ, आपने सुना होगा ओरिजिनल एनालॉग केक के बारे में सुना है? नहीं सुना इसके बारे में। सो ओरिजिनल एनालॉग केक हमारे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के भाषा में कहा जाता है। जो मिस्टर आर्नल्ड ने ये थेरेपी निकाला था, तो वो कहते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो केक का स्ट्रक्चर है। केक जब बनता है, जो मतलब आटे मैदे से जो बनता है, एंड देन फिर उसका जो ऊपर की आइसिंग है वो है हमारा किस टाइम हम मील ले रहे हैं, कितने प्रोपोर्शन में ले रहे हैं और क्या ड्यूरेशन में ले रहे हैं, वो आइसिंग है। एंड देन वो कहते हैं कि ऊपर के जो स्प्रिंकल्स है वो है सप्लीमेंटेशन, जो एथलीट के परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। सो अगर हम उनके बात पे चले, अब हम ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट था कि प्रोटीन, सपोज प्रोटीन लेना है, डेफिनेटली प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर कोई मैराथन रनर है या कोई क्रिकेटर है, उनकी बॉडी वेट के हिसाब से आई थिंक उनको 150 से 170 ग्राम प्रोटीन लेना है, जो कि नॉर्मल फूड में बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोटीन आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन कुछ पैरामीटर्स होते हैं प्रोटीन का भी, जो मैं कहूँगी कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स में बिल्कुल पढ़ लीजिए कि वो पहला तो ग्रास फीड है कि नहीं। आई नो इट्स कॉस्टली, मुझे पता है, बट जो चीज़ आप खा रहे हैं वो अच्छा चीज़ खाइए, नहीं तो मत खाइए, जो नुकसान करेगा वो नहीं लीजिए। दूसरा, नेचुरल शुगर, आर्टिफिशियल शुगर उसमें ना हो, क्योंकि वो आपके वेट को कम करने की वजह से बढ़ा देगा एंड आपके जो एनहांसमेंट और परफॉर्मेंस पावर है उसको भी कम करेगा। तीसरा, एडिटिव्स नहीं होना चाहिए। ये जो वैनिला और ये जो फ्लेवर्ड होते हैं, ये सारे एडिटिव्स ही तो हैं, ये बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आता है कि हम अगर सप्लीमेंट लेंगे तो हमें कौन सा, 3 सप्लीमेंट को मैं फोकस करती हूँ एथलीट्स के लिए। एक है प्रोटीन, दूसरा अगर कोई सपोज 1 घंटे तक वर्कआउट करा, जैसे इंटरमीडिएट जो स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, यहाँ पे हमें टाइम मिल जाता है, तो यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं होती है प्रैक्टिस के टाइम। लेकिन जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जो पावर लिफ्टर्स हैं या जो जिम गोइंग हैं, 1 घंटा 2 घंटा जिम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि प्लेन वाटर 1 घंटे तक 60 to 90 मिनट्स आप प्लेन वाटर लीजिए, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिप कर करके। लेकिन 90 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद आपके ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आना शुरू होगा रेप्लिकेशन के लिए, तो उस टाइम आप डेफिनेटली BCA क्रिएटिन से मिला के ले सकते हैं। 5 ग्राम क्रिएटिनिन मोनोहाइड्रेट एंड BCA एक स्पून।
तो वो आप ले सकते हैं धीरे धीरे सिप, क्योंकि वो भी आपके प्रोटीन के रिकवरी में हेल्प करेगा, आपके मसल को बिल्ड करने में हेल्प करेगा, लेकिन वो इंटेंस एक्सरसाइज में हो गया। तो इट्स ऑल डिपेंड। अब आता है कि हम प्री वर्कआउट क्या लें, पोस्ट वर्कआउट का। अगर हम प्री वर्कआउट मील ले, सपोज मेरे बारे में अगर आप पूछेंगे, मैं हमेशा एम्प्टी स्टमक में वर्कआउट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि स्टमक खाली रहता है तो वो हैवीनेस फील नहीं होता है। अपने अपने मेथड्स है। सो अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हैं तो मील या स्नैक्स ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है। स्नैक्स ले रहे हैं तो 20 मिनट्स बिफोर, और मील ले रहे हैं तो 1 घंटा, एटलीस्ट 1 आवर तो लगेगा, स्टमक को भी टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में। तो उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लेस फैट को लेंगे प्री में। वो मील आप पीनट बटर विथ बनाना एंड 1 होल ग्रेन ब्रेड ले लिया, या फिर आपने एक बाइट ले लिया, ये इट्स अप टू यू टोटली। एंड देन फिर आप जब पोस्ट वर्कआउट मील ले रहे हैं, वो एक ऐसा नहीं कि वर्कआउट कर अब मुझे मील चाहिए, वो एक 1 से 3 घंटे के अंदर आप वो पोस्ट वर्कआउट मील ले सकते हैं। या तो आप मील ले लीजिए, ब्राउन राइस, आपके नॉन वेज पोर्शन या वेज पोर्शन, उसके साथ सऊदी सैलड्स, आपने एक छाछ ले लिया, या फिर आपने प्रोटीन शेक ले लिया जो कि 400 टू 450 कैलोरीज होती है जिसमें। तो वो ये मैटर करता है, बाकी कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हाँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, आपके गोल बिल्कुल फिक्स है, आपके टारगेट फिक्स है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको 9 घंटे की नींद चाहिए। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो आपको रिजल्ट्स नहीं आ सकते। आपने बताया प्रोटीन इनटेक और BCA क्रिएटिनिन आप ले सकते हैं, बट एक मिसकंसेप्शन जो मुझे लगता है मार्केट में अभी है, एक बच्चा जो कि 21-22 साल का है, उसने पहली बार जिम जाना शुरू किया है और अभी उसकी बॉडी अडेप्ट भी नहीं कर पाई। हाँ। और वो उस जिम में उस भैया को देखता है जो कि 5 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं या कहीं ना कहीं अपना प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का करियर परस्यू कर रहे हैं, तो वो जब उनके सप्लीमेंट्स को देखता है और वो पहले ही हफ्ते में ये चाहता है कि यार भैया 2 स्कूप प्रोटीन का ले रहे हैं या 1 स्कूप ले रहे हैं, मैं भी लेके और वो जो 5-6 साल के भैया की जर्नी है वो 1 हफ्ते में कवर कर दूं। ये जो मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये हम लोगों को कैसे नॉलेज दे सकते हैं कि वो बहुत हार्मफुल है? आपने अभी बताया शायद लोग ये स्किप कर जाएं कि 90 मिनट्स के वर्कआउट के बाद आप BCA क्रिएटिनिन ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को अडेप्ट करेगा, धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे। क्या आप उतनी बॉडी से वर्कआउट करा रहे हैं? एग्जैक्टली। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मतलब ये बहुत सारे जो मैं अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं या मैं जिम गया तो मैंने वहाँ देखा यार बंदे को 1 हफ्ता आते हुए हुआ है और वो उन भैया से इन्फ्लुएंस तो है जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है, बट वो उन भैया के वर्कआउट को नहीं देखता, लाइफस्टाइल को नहीं देखता, वर्कआउट को नहीं देखता। इसे मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ और, जब हम नॉर्मल एथलीट्स को देख रहे हैं जो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में हैं, कि लोग विराट कोहली की डाइट को तो फॉलो करना चाहते हैं, बट विराट कोहली कितनी मेहनत करता है फील्ड पे अपनी फिजिकल फिटनेस पे, वो बच्चे नहीं करना चाहते, बट डाइट उसके जो सप्लीमेंट्स हैं उन्हें लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली, डाइट फॉलो नहीं करना चाहते उनके, वो कौन सी सप्लीमेंट ले रहे हैं उसको फॉलो करना चाहते हैं। अगर हम एक नॉर्मल लाइफ को डील करें तो नॉर्मल लाइफ में RDA कहते हैं कि आपको 5 फ्रूट, 4 वेजिटेबल्स एंड जो आपकी TDE है, टोटल डेली एक्सपेंडिचर, उसके हिसाब से आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स लेना है। एक नॉर्मल पर्सन बैठ के कैलकुलेट करे मैंने इतना लिया है, इतना मेरा रिमेनिंग है, दैट नॉट पॉसिबल। अभी आपने मुझे कहा कि BCA वो बच्चा कैसे ले सकता है, बिल्कुल सही बात है। मैं इसमें हुई नहीं, क्योंकि सप्लीमेंटेशन की बात हो रही है तो मैं बस 3 सप्लीमेंट को कहती ऑनर करती हूँ। वो उसमें से एक है प्रोटीन, एक है BCA, एक है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, बस। बट अभी तक मैं 2 घंटा जिम में मेहनत करती हूँ, FBX मेरा 3 दिन का रहता है, बाकी मैं HIIT और कार्डियो करती हूँ। मैं चाहती हूँ अपने आप को फिट रखना, मैं सिर्फ कोकोनट वाटर लेती हूँ, सिर्फ नारियल पानी, और पूरा टाइम, क्योंकि 90 मिनट्स का जो मेरा जिम होता है उसमें मैं प्लेन वाटर लेती हूँ खाली। मुझे अपने पोटाशियम को रिप्लेस करने के लिए मुझे कोकोनट वाटर लेना पड़ता है आफ्टर 90 मिनट्स, दैट्स इट। सो बच्चों के लिए तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि माँ बहुत अच्छे मील बना के देते हैं,
हम इंडियंस माओ को मैंने देखा है कि खुद कुछ करे ना करे, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वो सबसे अच्छे से मील रेडी करके फिर अपने काम में जाते हैं। सो आई डोंट थिंक कि एक मतलब मिड लेवल का बच्चा भी ये सब सप्लीमेंट शुरू कर दे। बहुत सारे, क्योंकि उनके पास क्लियर नहीं है, दोस्त को प्रोटीन अगर लेना है तो कितने कैलोरी आपको एक्सपेंड करना है, तो वो तो उनके पास क्लियर नहीं है ना, तो इसीलिए। अब जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, विराट कोहली है या कोई भी बॉडी बिल्डर है, उनके पास एक पूरी टीम है एग्जैक्टली जो कि हर मोमेंट को नोट करती है, उसने क्या स्टेप लिया है, क्या एक चम्मच खाना भी खाया है, तो आई एम श्योर वो सब कुछ मॉनिटर करके फिर उस हिसाब से उसकी स्टेप बाय स्टेप की हर मील की उनकी एक प्रिपरेशंस रहती होंगी, उनकी एक गाइडेंस रहती होगी। बट हम नॉर्मली एक एथलीट उसे नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इट इज़ रिकमेंडेबल कि आप अपना घर का खाना खाओ, हाँ, देसी डाइट फॉलो करो, माँ के हाथ के खाने में ही सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल डेफिनेटली उसी में सब कुछ है। ये जो वेगन प्रोटीन बन रही है या वेज प्रोटीन बन रही है, कहाँ से बन रही है? वही चिक पीस, वही चने, वही, लेकिन हाँ वो लोग हाइड्रोलाइज करके या आइसोलेट करके उसको बना के दे रहे हैं, सो दैट वी कैन डाइजेस्ट, मतलब प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन हमें मिल रहा है, हम अच्छे से डाइजेस्ट कर रहे हैं, हमारा गट भी सही रह रहा है। लेकिन उसको आप ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू करेंगे, बीच में ब्रेक नहीं देंगे, तो फिर आपके गट खराब होने के चांसेस बढ़ जाएगा। और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज़ है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि आप ये तो लिख देते हो इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन किस लेवल में आपको लेना है, कौन से एथलीट इस इंग्रेडिएंट्स को ले सकते हैं, पीनट बटर सब ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितना होगा आपको, अगर आप कर रहे हो तो आपके पास वैसे प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आईडीए का एग्ज़ाम दे के आरडी रजिस्टर्ड डाइटिशियन अगर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बने तो उसे हर एक पार्ट्स का ध्यान होता है, पता होता है, क्योंकि उसे पता है उसकी एक गलती से वो ये सब चीज़ों से गो थ्रू होते हैं, एक गलती से एक लड़के का पूरा करियर ख़त्म हो जाए। सो आई थिंक थोड़ा सा हमारे अंदर ही कहीं पे कुछ है जिसको हमें बहुत जल्दी रिकवर करना, दैट्स व्हाई यू एंड मी हियर। शिल्पी मैम, इंडिया में मोस्टली जो हमारी पॉपुलेशन है स्पोर्ट्स एथलीट्स की या इन जेनरिक भी बात करते हैं, तो वी फॉलो वेजिटेरियन डाइट मोस्टली। नॉन वेजिटेरियंस के घर पे भी ऐसा नहीं होता कि रोज ही नॉन वेजिटेरियन बन रहा है, तो जो हमारा मेन फूड है वो वेजिटेरियन डाइट है। तो एक मिथ मार्केट में या स्पोर्ट्स एथलीट्स के मन में ये रहता है कि वेजिटेरियन डाइट के थ्रू हम अपना जो न्यूट्रिएंट का गोल है बॉडी का वो पूरा नहीं कर पाते। तो इस मिसकंसेप्शन पे आपका क्या कहना है? क्या वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हुए भी हम एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को दे सकते हैं स्पोर्ट्स एथलीट के कॉन्टेक्स्ट में? तो हमारा दो ही एम रहता है, एक तो परफॉर्मेंस बढ़ाना है हमें, इन्हांस परफॉर्मेंस, एंड ऑप्टिमल लेवल का रिकवरी। अगर हम इन दो चीज़ों को देखें तो वेजिटेरियन डाइट किसी से कम नहीं। वेजिटेरियन डाइट में सब कुछ होता है, प्रोटीन, सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं आपको कि सपोज़ आपको प्रोटीन लेना है, जो हमारे पहले भी ये सवाल आया था कि घर में जैसे बथुए की साग हो गया, पालक हो गई, सबके घर में वो मशरूम वगैरह ये मिल ही जाता है, दाल है, काले चने हैं, चिकपीसेस हैं, ये सब चीज़ों में मैक्सिमम प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट तो जैसे रोटी बोटी इन सब से लेते हैं। राइस को मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। तो बहुत सारे जर्नल्स में, जबकि प्रूव्ड है, 1983 में अगर एनालॉग जर्नल को देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ था कि वेजिटेरियंस को सबसे ज़्यादा दो चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। क्या? एक तो उनके जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है, मतलब कंज्यूमिंग ऑक्सीजन एक्सेसिव, एंड दूसरा उनके परफॉर्मेंस बढ़ाना, जो एनहांस परफॉर्मेंस, इन दोनों चीज़ों में ये दो पैरामीटर बहुत बढ़ाते हैं वेजिटेरियंस को। बट ओबियसली जो सर्वाहारी होते हैं, जो ओमिनियल्स होते हैं आपके मेरे तरह, जो मतलब नॉन वेज भी ले रहे हैं, वेज भी ले रहे हैं, उनके पैरामीटर्स थोड़ा हाई जाते हैं। सो कहीं भी हम ये नहीं बोल सकते जो वेजिटेरियन है वो अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। जो नॉन वेजिटेरियन या जो ओमस है, जो मतलब सर्वाहारी है,
वो जल्दी से करेगा। हाँ, डेफिनेटली परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, जो कि हम सप्लीमेंटेशन एंड एक प्रॉपर लाइफस्टाइल से दूर कर सकते हैं। अगर आप विराट कोहली को ले लीजिए, जो हमारे सबके आई थिंक हीरो है, तो वो 4 to 5 ईयर्स से वो वेजिटेरियन बन गए हैं। अब ये वेजिटेरियन बनने के बाद भी वो अभी भी सेम लेवल पे वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा उनका मैं कह सकती हूँ। बट थिंग इज़ दैट कि हमें उसको फॉलो करना है, तो उसके पूरे लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। वो क्या दवाई ले रहा है या क्या कपड़ा पहन रहा है या क्या कर रहा है, वो नहीं, वो किस तरह से जी रहा है, अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड कर रहा है, वो देखना है। वो पीटा के भी मेंबर है, वो भी उनके मैम भी, जो अनुष्का मैम है। सेकेंड थिंग, अगर आप विद्युत जामियाल को देख लीजिए, जॉन अब्राहम को देख लीजिए, पावर लिफ्टर है ये लोग, तो ये टोटली वेजिटेरियन है। आई थिंक विद्युत जामियाल तो वेगन है। सो मैं कहीं भी ये नहीं बोल सकती कि आपको वेजिटेरियन डाइट में है तो या फिर वेगन डाइट में है। वेगन डाइट बहुत स्ट्रॉन्ग डाइट होता है, उसमें प्योर वे प्रोटीन आपको जा रहा है, सोया प्रोटीन हो गया, आलमंड मिल्क, ओट्स मिल्क, जो कि कॉस्टली है, मैं मानती हूँ। लेकिन आप प्लेन दाल लीजिए, दाल में तो बहुत सारी प्रोटीन होती है। आई थिंक एक कटोरी दाल में 4 से 5 ग्राम प्रोटीन होती है आरडीए के मुकाबले। रॉ दाल में वो बनता है तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। सो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो आपकी लाइफस्टाइल जो मेंटेन करना होता है। लाइफस्टाइल मीन्स आपका वर्कआउट शेड्यूल, आपका खाना पीना, आप बिफोर वर्कआउट, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट क्या ले रहे हो, पूरे दिन में आपकी बॉडी कितना हाइड्रेट रह रहा है, आप कौन सी मेडिकेशन में हो, तो ये सब चीज़ें मैटर करता है। मोस्टली मैटर करता है आपका नींद, जो रिकवर करते हैं आपके बॉडी को। बॉडी जितना रिकवर होगा, बॉडी जितना आपके पॉज में जाएगा, उतने ही आपके परफॉर्मेंस इन्हेंस होंगे। शिल्पी मैम, एक एथलीट की जब नॉर्मल ट्रेनिंग चल रही होती है और एक कंपटीशन के समय पे क्या कुछ डाइट में डिफरेंस आता है, और क्या उसे लेना चाहिए वो डिफरेंस, मतलब जब हम नॉर्मल ट्रेनिंग के कोर्स में हैं वो, और एक कंपटीशन के टाइम में, क्या उसमें आपके विचार हैं कि उसे कैसी डाइट दोनों के समय पे लेनी चाहिए? टोटली डिफरेंट। जब आप ट्रेनिंग सेशन में चल रहे हैं तो आपका डाइट बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं देना होता है, आप अपने आप को रेडी कर रहे हो। तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का रेशियो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, 4:3:1। लेकिन जब आप ट्रेनिंग, मतलब आप उसमें अपने कंपटीशन के टाइम में जा रहे हैं, तो आपका टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस उस हिसाब से देना है, जो टॉप परफॉर्मेंस है आपको उसको अचीव करना है। उसमें मैं आपको पहले बताया था कि एनहांस जो एक्सरसाइज होते हैं, जो इंड्योरेंस एक्सरसाइज होते हैं और जो इंटरमिटेंट एक्सरसाइज होते हैं, मतलब स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें हम एनारोबिक सिस्टम यूज़ करते हैं। तो उसमें उसका जो डाइट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे आप एक मैराथनर को ले लो, उसके डाइट में सबसे ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैराथनर जब वो लंबी लंबी रेस दौड़ता है, उसको एनर्जी चाहिए, कार्ब्स एंड फैट, उसमें प्रोटीन का प्रोपोर्शन कम होता है। एंड प्रैक्टिस सेशन में वो डेफिनेटली वो बीच बीच में इंटरमिट ले रहा है, तो उतना मतलब उसका प्रोपोर्शन रेट चेंज हो जाता है। उसके लिए आपको अपने न्यूट्रिशनिस्ट से, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट से लगातार टच में रहना पड़ेगा। एंड आपके बॉडी वेट, इसमें ये भी मैटर करता है कि आपके बॉडी में वाटर लेवल कितना है, आपके बॉडी में लीन मसल कितना है, आपके बॉडी में बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। सो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन करके करा जाता है। अब अगर कोई वेट लिफ्टर है, उसको परफॉर्म करना है, उसको मसल गेन करना है, तो वो लीन बॉडी को नहीं, उसको मसल गेन करना है। बॉडी फैट के साथ हमेशा मसल गेन होता है, तो उसके बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। उस टाइम हम लोग सबसे ज़्यादा उसको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइट में रखते हैं, लेस फैट। तो ये पूरा डिफरेंट एक एनाटॉमी चलती है जब प्री एंड पोस्ट में। शिल्पी मैम, एक क्वेश्चन हार्डकोर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल एथलीट्स से हटकर मैं थोड़ा सा आपसे करना चाहता था। मेरे यहाँ मेरा जो काम रहा है वो कॉर्पोरेट या एमेच्योर स्पोर्ट्स, जो रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स आजकल मेट्रोज़ में, बड़े सिटीज़ में चल रहे हैं, जिसमें मेनली हमारी आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज़
या MNCs में काम करने वाले लोग आजकल फिज़िकल की तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुए हैं आफ्टर कोविड। और बट मैं जब उनके साथ काम करता हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं। वो मंडे टू फ्राइडे तो अपनी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन उन्हें खेलने के या एंजॉय करने के मिलते हैं। तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आज के टाइम में जो कॉमन प्रॉब्लम्स एज अ सोसाइटी हम देख रहे हैं कि यार वो फिज़िकल फिटनेस भी कर रहा है बट फिर भी उसे कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। जैसे आजकल बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे जवान बच्चों में ही या 25 to 30 में हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं। फिर आप अर्ली 30s में लोगों को BP, शुगर ये स्टार्ट हो गई है। फीमेल्स की बात करें, हमारी जनरेशन में कंसीव करने की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है सोसाइटी में कि फ़ीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं। आप देखोगे अपने आसपास भी मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, तो उन्हें कंसीव करने में, बेबी प्लान करने में इश्यूज़ हैं। तो इन जनरल मैं जो समझ पाता हूँ कि यार हमारी डाइट का, ठीक है, जो आप गट न्यूट्रिशन की बात करती हैं उसका एक मेजर रोल है। और कहीं ना कहीं वो मिथ्स भी उसके अराउंड हैं कि यार हम केमिकली इंड्यूस्ड सप्लीमेंट की तरफ उन्हें बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करा जाता है, और कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत जल्दी डाइवर्ट भी हो जाते हैं कि यार मार्केट में एक अच्छी कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है तो ये अच्छा ही होगा, लेट्स टेक इट। एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आजकल एक शिलाजीत का स्कैम चल रहा है मार्केट में। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा कि वो शिलाजीत आती है, पानी में आप जिम से पहले लो और आपकी बॉडी के वो हार्मोन्स को इंक्रीज़ करती है और आपको एक बूस्ट देती है। लोग वो ले रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं अभी वो नहीं पता। तो उसके बारे में बीइंग अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट या बीइंग अ गट हेल्थ ट्रेनर आप लोगों को थोड़ा बताएं, जो जेनरिक सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है वो हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं कि वो उन्हें प्रॉब्लम्स ना आए। कहीं ना कहीं ये कोविड आके अच्छा ही हुआ, मैं मानती हूँ, क्योंकि उसके बाद लोग फिटनेस की तरफ जाने लगे हैं, जो बहुत ज़रूरी है, जो पहले नहीं था। सेकेंड थिंग, अगर हम एमेचर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, आपके और मेरे बात करें, तो हमें कहीं जाके मॉडलिंग करना या कहीं पे कंपटीशन में पार्ट करना, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। वी जस्ट मेंटेन एक अच्छा फिजिक, एक अच्छा फिगर मेंटेन करना चाहते हैं। ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ आप कह रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब चीज़ें जो है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये कहीं भी आपको कभी भी हो सकता है। कोई आपको बोले कि अगर आप जिम कर रहे हैं और आप ये सप्लीमेंट्स लेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो माय फ्रेंड्स, मैं इतना बोल देना चाहती हूँ कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये आते हैं जीन्स से, या फिर आपके जो लाइफस्टाइल चल रहा है, लेट नाइट पार्टी, अल्कोहल कंजम्पशन, गंदा खाना, फास्ट फूड खाना, इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें जनरेट होती हैं। अब आती है कि अगर आपको एक अच्छा बॉडी मेंटेन करना है, उसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में 3 दिन, क्योंकि कॉर्पोरेट में वर्क करना बहुत टफ है, वैसे ही बॉडी थका हुआ रहता है, उसके बाद आप जिम जा रहे हो, इट्स हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा कर रहे हो। चाहे आप जिम करो, चाहे आप रनिंग करो, इट्स अप टू यू, जो भी आप करो, लेकिन 40 मिनट्स डेली अपने आप को दो, किसी भी तरह, नो एक्सक्यूज़। एंड मुझे नहीं लगता कि रोज़ FBX की ज़रूरत है। हफ्ते में 3 दिन अगर आपने वेट ट्रेनिंग करा तो आप 1-2 दिन रनिंग या वॉक या कुछ भी HIIT कर सकते हो, और उसके लिए बिलीव में कोई भी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझे जो लगता है कि ये जो शिलाजीत की बात आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, मुझे मेरे पास भी आए थे, मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन हरियाणा में कोई है जो बहुत वाइड रेंज में आयुर्वेदिक दवाई सेल कर रहे हैं, एंड 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 के ये पैकेट्स जा रहे हैं। तो मेरे पास आए थे, मैं लेके आई थी कि मेरे एक क्लाइंट्स ने मुझे बोला था कि मैम ले लूँ, मुझे एनर्जी नहीं आती। मैं कभी किसी को टोकती नहीं हूँ, मैंने कहा बिल्कुल आप ले आइए। तो वो ले आए, उन्होंने 1 महीने तक खाया उसको बिफोर वर्कआउट, एंड उनका ये कहना था मुझे बहुत एनर्जी आ रही है, उससे बहुत एनर्जी आ रही है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उसके 15 डेज़ बाद उन्होंने मुझे कहा कि
मेरे को फैटिक हो रहा है, मेरे को ब्लॉटिंग हो रही है, मैं जो भी खा रही हूँ उसमें मुझे गैस्ट्रिक बन रहा है, जीईआरडी, मतलब वो अब क्रॉनिक जीईआरडी का पेशेंट हो चुके हैं। कोई भी खाना नॉर्मली उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। अब ये आपको ये तो नहीं पता जो वो वैद्य जी आपको जो दे रहे हैं शिलाजीत, वो क्या चीज़ है, वो तो आपको बोल देंगे चांद का वो मिला के, सूर्य का वो मिला के, ये तो फिर भी नेचुरली, आप वेज जी की जब बात कर रहे हैं तो वो तो फिर भी नेचुरल करके मिस सेल कर रहे हैं। आजकल तो जो कंपनीज हैं जो उसे वो भी कर रहे हैं। Amazon पे भी वो भी उसे ऑर्गेनिक शब्द दे के, ठीक है, और नेचुरल शिलाजीत शब्द दे के वो मार्केट में सेल कर रहे हैं। मतलब हमें ये पता होना चाहिए असली शिलाजीत इज़ वेरी कॉस्टली। जिस रेट पे definitely. मार्केट में सेल कर रहे हैं उस रेट पे नहीं आ सकती, बट हमें एक मतलब एक सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मिस सेल करके एक पिक्चर दिखा के वो नॉर्मल पब्लिक को बेच दी जाती है। ये शिलाजीत लेना क्यों है, जो मुझे लगा था कि सब कह रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। डेफिनेटली 30 के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हमारी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसको बैलेंस करो। उसको आप अपने सिर्फ और सिर्फ खाने पीने से, वर्कआउट से आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। टेस्टोस्टेरोन लड़कों के लिए 400 to 500% होता अनफ है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लड़कियों में कम होता है, 80 to 90% होता है, बट एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन आपको वो सेम तरीके से बूस्ट करेगा। सो मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए शिलाजीत या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और उस पर बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं होता है। मैंने बहुत बार सुना है कि वेट लॉस होता है, बिल्कुल भी नहीं। वेट लॉस के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो अगर अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि उनके लिए 45 मिनट्स वर्कआउट एनफ है उनकी एक अच्छी फिजिक के लिए। शिल्पी मैम, आपके हिसाब से इंडियन स्पोर्ट्स कम्युनिटी में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज या एजुकेशनल प्रोग्राम्स ज़रूरी हैं एज अ होल कम्युनिटी इसे ग्रो करने के लिए, कि हम ग्रास रूट लेवल पे भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुंचा पाएँ और उन्हें समझा पाएँ? सर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइम, क्योंकि हम कितना भी अपने इंटरनली कोशिश कर ले, जब तक ये पूरे कम्युनिटी में नहीं होता है तब तक हम इसको पुट अप नहीं कर सकते। तो पहला जो मुझे लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमें अपने कोलैबोरेटर को अप्रोच करना पड़ेगा, उनके साथ वेबिनार्स, क्वेश्चन आंसर राउंड, ये सब करना पड़ेगा। उसी के साथ मुझे जो लगता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैच करा जाता है, ऑर्गेनाइज करा जाता है, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का फ्री कैंप होना चाहिए, जो एंड मतलब शुरू से एंड तक वो पूरा सारे एथलीट को कवर करे, ताकि उन्हें उस टाइम इम्पोर्टेंस दिखे कि मैं बाकी के दिनों में मैं क्या कर रहा था, अब अभी मेरे को थोड़ा सा फ़र्क है कि नहीं। ये थोड़ा सा मेंटल गेम भी है सर, आपको भी पता है। थर्ड, सोशल मीडिया में हमें स्ट्रांगली, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो ट्विटर हो, हमें हर टाइम इसको अप्रोच करना चाहिए कोलैबोरेशन में लेके इन्फ्लुएंसर्स को जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, फिजियोथेरापिस्ट हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, कि जो नई चीज़ें आ रही है, जैसे मैंने अभी आपको ओरिजिनल केक एनोलॉजी बोला है, तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग तक, यहाँ तक पहुँचे, और वो सोशल मीडिया ही है, क्योंकि बच्चे रील पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो रील उसे अट्रैक्ट करेगा कहीं ना कहीं, फिर उसको वो सपोर्ट करेगा। फोर्थ चीज़, जो न्यूट्रोसिटिकल कंपनीज़ है, उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा हो, और 100 स्पोर्ट्स पर्सन में एक तो विराट कोहली निकलेगा, एक तो सचिन तेंदुलकर निकलेगा। ये सोच के अगर न्यूट्रोसिटिकल कंपनीज इन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें, फंड में, हर चीज़ में स्पॉन्सर करें, तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को जो रूरल इलाका में हैं या जो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनको भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। नेक्स्ट, क्रिकेटर या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके साथ आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स फिजिशियन, स्ट्रेंथ कोच, सबको बिठा के वेबिनार करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नेशनल लेवल पे होना चाहिए, जिसमें हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए।
इसका अलावा हम हेल्थ मैगजीन्स ब्राउचर जो मैं करती हूँ, न्यूज़पेपर राइटिंग एंड ऑल, ये सब करना चाहिए। मैम, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है मैल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने में, और मेनली रूरल एरियाज़ में जहाँ पे एथलीट्स के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की मदद से, जो एक इंडिया, अभी वैसे हम उस दौर से निकल चुके हैं कि भाई इंडिया में बहुत मैल न्यूट्रिशन बच्चे हैं या लोग हैं, बट फिर भी बहुत जगह तक अभी राइट प्रॉपर डाइट नहीं पहुंच पाई। तो वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से हम कैसे रूरल एरिया को टारगेट करते हुए बच्चे निकाल सकते हैं कि एक अच्छा एथलीट बन के निकल के तैयार। सो सर, मैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन से मैंने इसी पे सैम पे सीवियर मैल न्यूट्रिशन पे मैंने अपना डिप्लोमा करा है। तो हम रूरल इलाके में जाते थे, उस टाइम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को हम टारगेट नहीं करते थे, हम बच्चों के न्यूट्रिशनल जो पैरामीटर्स है उसको टारगेट करते थे। एंड अभी तक मैंने ये काम करा नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा थॉट्स पूछे तो रूरल इलाके में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप टीवी में कुछ भी बोलो, वो उनके ब्रेन वहाँ तक नहीं पहुँचती कि वो आपको ग्रैब कर ले और वो उसी तरह से, जब आप वहाँ पे जाएंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई एथलीट है रूरल में, वो खेल रहे हैं बट उनको प्रॉपर कैलोरी डेंस फूड जा रही है, नेचुरली उनके लिए पॉसिबल नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, या उनके पेरेंट्स को उतना नॉलेज नहीं है कि मैं अपने बच्चे को क्या बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूँ कम पैसे में, तो उनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा। ज़्यादातर मैंने देखा है जो रूरल इलाके के बच्चे निकले हुए हैं वो मैल नरिश में जाते हैं, उसी के साथ उनको आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12, इन सब की फॉलिक एसिड, इन सब की डेफिशिएंसीज होती हैं। तो अगर ये पैरामीटर्स हम चेक करें इसके बाद, क्योंकि ये बहुत जल्दी चेक हो जाता है, एक टीम बना के जाए जिसमें नर्सेस हो, सब कुछ हो, एंड फिर उसको जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। सपोज़ उनका आयरन लेवल कम है, हम बोलेंगे पालक खा लो, अपने ही उसमें करो और पालक खा लो, या फिर विटामिन B12 कम है, कोई भी फोर्टिफाइड फूड हो गया, या दूध पी लो, कुछ दवाई ज़रूरत नहीं, कोई सप्लीमेंट ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूरल इलाके से ही जो एथलीट निकलते हैं वो मैल नरिश्ड होते हैं, जो मैंने देखा है। शिल्पी मैम, आखिर में आप उन यंग एथलीट्स और उनकी फैमिली को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का महत्व समझें, ठीक है, और जो एथलीट वो बनाना चाह रहे हैं वो हम एक अच्छा एथलीट बनाएं, उन फैमिलीज़ और यंग एथलीट्स को आपकी क्या एडवाइस है? सर, मैं यही बोल सकती हूँ कि आप किसी भी रैंडम मैगज़ीन में, रैंडम रील्स पे, रैंडमली किसी भी चीज़ पे विश्वास मत कीजिए। हर चीज़ का एक साइंटिफिक वैल्यू होता है, स्पेशलाइज्ड होते हैं हर जने। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उन्हीं से पूछिए, वो आपको सही राह दिखाएंगे कि किस तरह से आपको अपना डाइट लेना होगा। पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए या एजुकेट होने के लिए उन्हें लगातार ट्रैक करना पड़ेगा अपने बच्चों को, और अपने उनके जो मेंटर्स हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्हें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, इसको हम किस तरह से रिकवर करें। सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है पेरेंट्स का है। अगर वो अपने बच्चे को उस लेवल तक देख सकते हैं, हो सकता है वो कल को विराट कोहली बने या धोनी बने, लेकिन उनको उस लेवल तक जाने के लिए पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, it's not a diet or not a nutrition, it's a vast science. So उसके लिए स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। जो जहाँ पे वो खेल रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए हैं, वहाँ के मेंटर से वो बात करें, वो उनको सही राह दिखाएंगे। सो सबसे पहले तो हमें हमारे पेरेंट्स को ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि बच्चों में क्या ग्रोथ आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दोनों चीज़ों को उन्हें लेके जो उनके मेंटर्स हैं उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा। जो अगर उसमें कुछ एडिशन करना है वो भी मेंटर्स उन्हें गाइड करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन होता है। कोई भी रैंडमली आके कुछ भी बोल दे कि आप ये ले लो तो आप ठीक हो जाओगे, या ये खा लो तो आप मतलब बहुत सुपरमैन बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का साइंस होता है। तो आप अपने जो मेंटर्स हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सही न्यूट्रिशनिस्ट, सही फिजियोथेरेपिस्ट,
सही स्पोर्ट्स फिजिशियन से मिलाएंगे और वो आपको जेन्युइन आपको अपने नॉलेज शेयर करेंगे। इस तरह से मुझे लगता है कि हम एक फिट इंडिया बना सकते हैं।